नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और इस वक्त आप महाबहस लाइव देख रहे हैं सीधा रामपुर से। वो रामपुर जिसे आजम का गढ़ कहा जाता था। बात करेंगे उस आजमगढ़ की भी जिसे अखिलेश का गढ़ कहा जाता था। जी हाँ, अब दोनों ही जगह पर बीजेपी का कब्जा हो गया है। दोनों ही जगह पर साइकिल पंचर हो गई है और कमल खिल गया है। बीजेपी इस जीत को ऐतिहासिक बताते हुए अब 2024 में उत्तर प्रदेश से 80 में से 80 सीट जीतने का दावा कर रही है। तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी है जिसके नेता हार को लेकर अब अलग अलग तरह का राग अलाप रहे हैं। चर्चा इसी पर आज हम करेंगे कि दरअसल वो कौन से फैक्टर रहे जो बीजेपी की जीत के लिए रामबाण बने और वो कौन से कारण रहे जिसके कारण सपा को हार का मुंह देखना पड़ा। महाबहस में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले आपको ये डिटेल रिपोर्ट दिखाते हैं। उपचुनाव का जनादेश, 2024 का साफ संदेश और जनता जनार्दन के आशीर्वाद ने इस विजय श्री के माध्यम से उत्तर प्रदेश के अंदर 2024 के विजय श्री के लिए एक दूरगामी संदेश भी दिया है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर 80 लोकसभा सीटों में से 80 सीटों की ओर विजय श्री की ओर अग्रसर हो रही है। रिक्शा वाले से लड़ाई, साइकिल टिक नहीं पाई कि हमारी आजमगढ़ की जनता ने सही फैसला लिया है और आजमगढ़ में कमल खिलाया है, विकास के लिए खिलाया है और इस उम्मीद पे हम लोग खरे उतरेंगे। बीजेपी की सरकार ने जिस तरह से काम किया है गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, उसी उम्मीद में आजमगढ़ ने भी यहाँ कमल खिलाया है। अपने ही गढ़ में क्यों हार गए आजम अखिलेश? तो मैं अपनी हार के लिए बधाई दूंगा भाजपा और बसपा के गठबंधन को, जो प्रत्यक्ष तौर पर राष्ट्रपति के चुनाव में भी सामने आ गया है और आजमगढ़ के चुनाव में पहले से चल रहा था। मैं उस गठबंधन को बधाई दूंगा कि अगर मुझे हरा के वो दोनों गठबंधन करके खुश हैं तो वो अपनी खुशी का इजहार जरूर करें। मुस्लिम का वोट, आजम अखिलेश को चोट। जो जनता ने जनादेश दिया है तो उसको सबको स्वीकार करना चाहिए। आप सब स्वीकार कर लो, सब स्वीकार कर लेंगे, सबको पता है। विकास ने तोड़ा MOI समीकरण का तिलिस्म। उन सभी मतदाताओं ने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो काम किए हैं, उनके आधार पर हमें अपना आशीर्वाद दिया है। मैं बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आजमगढ़ और रामपुर अब उत्तर प्रदेश के विकास की मुख्य धारा में। जनता ने धूल चटाई, अब आरोपों की लड़ाई। आपको मुबारक, ये आपकी जीत को हार में बदला गया है, लेकिन आपको मुबारक जो भी है उन लोगों को जिन्होंने माना है। इस तहजीब को पुलिस के गुटों के जरिए मसा गया है, पूरी तरह से मसा। उपचुनाव में अखिलेश आजम की करारी हार। और इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या योगी का काम बोला जिसके कारण अखिलेश का गढ़ डोला। जी हाँ, इस वक्त आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर रामपुर, आजमगढ़, धर्मेंद्र यादव, इस तरह के जो शब्द हैं वो ट्रेंड कर रहे हैं। लोग सबसे ज्यादा बात इस बात को लेकर कर रहे हैं कि दरअसल जिन दो जिलों पर, जिन दो कॉन्स्टिट्यूएंसीज पर समाजवादी पार्टी अब तक अपना कब्जा बताते हुए आई थी, मतलब उसको अपनी परंपरागत सीट के तौर पर मानती थी और इस चुनाव से पहले भी ये लेकर के चल रही थी कि ये तो हमारी सीटें हमारे पास आएंगी, वहां ऐसा क्या खेला हो गया जिसके कारण पूरा गेम ही पलट गया। चर्चा के लिए पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है और हमारे साथ शरद त्रिवेदी है, भाजपा प्रवक्ता, अरविंद यादव हैं, प्रसपा के प्रवक्ता, थोड़ी देर में फखरुल हसन जुड़ेंगे, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, और संजय राणा भी हमारे साथ होंगे, राजनीतिक विश्लेषक। लेकिन सबसे पहले शरद त्रिवेदी जी, आज का दिन भाजपा के लिए बहुत अहम है। आज ही का वो दिन है जब उपचुनाव में दो ऐसी जगह, आजमगढ़ और रामपुर, आपने ऐसी विजय पताका फहराई है और इरादा भी जाहिर कर दिया है कि ये कोट, ये मेंशन आप 2024 तक करते रहेंगे, 80 की 80 सीटें जीतेंगे। इतना बड़ा दावा अब आप कर रहे हैं 2024 में।
सोशल इंजीनियरिंग की कर रहे थे उसके खिलाफ हम सोशल डिलीवरी की बात कर रहे थे। जो अंतिम पायदान पे जो व्यक्ति खड़ा पहुंचाने का विकास की राजनीति हुई है पिछले 8 साल में। इसलिए आपने देखा कि 8 साल में 4 चुनाव लड़े हैं, 2 लोकसभा 2 विधानसभा के, और चारों हारे हैं। और ये जो सोशल इंजीनियरिंग कर रहे थे कि साहब माइनॉरिटी हमें वोट देगा, ओबीसी उनको देगा, एससी फलाने को देगा, अब ये सारे गणित फेल हो चुके हैं। अब सिर्फ विकास, विश्वास और जनता के साथ हमारे अंतिम पायदान के व्यक्ति के साथ खड़े होने का जो संकल्प लिया था माननीय योगी जी ने, माननीय मोदी जी ने, उस पर जनता ने मुहर लगाई है। और यही चीज हर बार हुई है। और आप देखिएगा पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार आएगी और उत्तर प्रदेश में सारी की सारी 80 सीटें हम लोग जीत के आएंगे। इन लोगों को अब की बार जनता ने उनकी जगह दिखा दी है। जैसे ये कह रही है, एक और चीज अब की बार आई थी चुनाव में कि साहब इनको सिंपैथी का वोट मिलेगा, सहानुभूति होगी। आजम खान साहब के जो कृत्यों की वजह से वो जेल गए तो उसमें उनको मसीहा घोषित कर दिया जाएगा, जनता उनके साथ खड़ी हो जाएगी। आपने उसका भी नतीजा देख लिया। जो ये सोच रहे थे कि गढ़ है, इनको इतना घमंड था अपने गढ़, अपना आजम खान और रामपुर के गढ़ होने पे, उसका भी नतीजा इनके सामने आ गया है। अब सिर्फ जो विकास की राजनीति पे भाजपा को चुनाव में हम उतरे थे वही आगे भी हम करेंगे। ये जातिवाद, धर्म, मजहब, मंदिर, मस्जिद जिस तरह ये भड़काने की कोशिश कर रहे थे, CNRC को भड़काया। फिर इनको उम्मीद जागी थी कि जो अभी अग्निपथ स्कीम है उसमें हो सकता है कि जनता को भड़का के ये फिर ठीक है। तो आपको लगता है कि पूरी तरीके से एक बार फिर से जनता ने विकास के नाम पर मोहर लगाई है? योगी सरकार 2.0, मोदी सरकार की नीतियां, इसके कारण आपको ये डबल इंजन की सरकार जिसका आप बार बार जिक्र करते रहे, ये बड़ी जीत उपचुनाव में हासिल हुई है, जो कि अब 2024 तक बार बार याद दिलाई जाएगी। जनता के बीच में जाकर आप लोग बताएंगे कि ये सपा के गढ़ थे, वो दौर चला गया जब किसी वोट बैंक को परंपरागत तौर पर अपना गढ़ माना जाता था। लेकिन अब देखिए जनता दूसरे नजरिए से भी सोचने लगी है। अरविंद यादव प्रसपा के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। अरविंद जी, जब असेंबली इलेक्शंस हुए थे तो आप सपा के साथ मिलकर के चुनाव लड़े थे। आजमगढ़ और रामपुर, आखिर क्या पलट गया यहाँ पर? ऐसा क्या हो गया, गलती क्या हुई सपा से? आस्था जी, देखिए वैदिक ऋचाओं में कहा गया है कि मानम हित्वा प्रियो भवति, क्रोधम हित्वा न सोचती। अर्थात मनुष्य के अंदर जब अहंकार हो जाए तो वो किसी का प्रिय नहीं हो सकता है। और क्रोध ऐसी चीज है जो कि किसी की भी हित नहीं सोच सकती है। आज समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के अंदर जिस तरीके से अपने ही कार्यकर्ताओं को अपमान करने की परंपरा आ गई थी, बार बार उपेक्षा करने की परंपरा आ गई है, जिस तरीके से अपने ही कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को जलील किया जाता है, आज ये उसी का नतीजा है। आप देखिए आस्था जी, मैं आज से नहीं बार बार आपके साथ डिबेट में कहता हूं कि समाजवादी पार्टी ने वरिष्ठ समाजवादी नेताओं का अपमान किया, किसी को भी इन्होंने छोड़ा नहीं है। आप देखिए कि 2014 के चुनाव में नेताजी जब चुनाव लड़े, जब मोदी लहर थी, उस समय भी क्या हुआ, माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी को आजमगढ़ के चुनाव प्रबंधन के लिए भेजा गया और आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी ने मोदी लहर रहते हुए करीब 64,000 वोटों से विजयी दिलाई थी। आज कौन सा प्रबंधन कार्य कर रहा था? तो यानी कुल मिलाकर आप भी जिस बात को बार बार कह रहे थे वही दोहरा रहे हैं कि अहंकार, नेग्लेक्शन, बिल्कुल नजरअंदाज करना, वरिष्ठों की इज्जत ना करना, ये तमाम शब्द जो आप चुनाव प्रचार में कह रहे थे उसे एक बार फिर आप रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन फखरुल हसन जी सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आज उनका रिएक्शन, उनका वक्तव्य बहुत अहम होगा। फखरुल जी, आपने बेरोजगारी को मुद्दा बनाया, आपने महंगाई को मुद्दा बनाया, आपने बुलडोजर को मुद्दा बनाया, मुसलमानों पर बुलडोजर कार्रवाई को मुद्दा बनाया, आप सब कुछ करके देख चुके। क्या कहना चाहेंगे आप कि योगी सरकार के सामने या भाजपा के सामने नहीं मुकाबला कर पा रहे क्या आप? जी आस्था जी, आपने भाजपा को बोलने दिया और कहीं टोका नहीं। मैं उम्मीद करता हूं कि मुझको भी आप बोलने देंगे। मैं कहना चाहता हूं कि जो लोकसभा का उपचुनाव था, चाहे रामपुर का रहा हो या आजमगढ़ का, उसमें जो क्षेत्रीय समीकरण थे, क्षेत्रीय बातें थी,
वो चुनाव में था। ये कह देना कि योगी जी की नीतियों पे मोहर लग गई, मोदी जी की नीतियों पे, विकास कामों पे मोहर लग गई, क्या जो अग्निवीर नौजवान हैं उनको आपने 4 साल नौकरी दे दी, पेंशन नहीं दे रहे हो, इस पे मोहर लग गई। देखिए ये सब बातें करना बचकानी हरकतें हैं। मैं समझता हूँ कि हम हारे हैं, हम हार को स्वीकार करते हैं कि हम दोनों जगह पे हारे। कैसे हारे हम उस पर भी नहीं जाना चाहते, लेकिन हम हारे हैं, हम उसकी समीक्षा भी करेंगे और आत्ममंथन भी करेंगे। और ये पहली बार कोई नहीं, लेकिन ये तो वक्त है ना फखरुल जी जाने का। कैसे हारे हैं उस पर तो जाना ही पड़ेगा ना। आत्ममंथन का दौर आपके लिए इस अपनी सियासी जमीन को लेकर भी है और पार्टी के अंदर अंतर्द्वंद जो चल रहा है उसको लेकर भी है। अब आस्था जी आपने सवाल किया तो मैं बताऊं कि मैं फिर कहूंगा तो आप कहेंगे कि आरोप लगा रहे हैं। भाई 2000 अभी जब चुनाव हो रहा था तो रामपुर में क्या हो रहा था, क्या सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा था। हम इसलिए कह रहा हूं कि मैं उस पर नहीं जाना चाहते। आज हार हुई है, हम हार को स्वीकार करते हैं, हम समीक्षा करेंगे, हमारी जो कमियां रहेगी हम उसको दूर करेंगे। और मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ, 2017 में गोरखपुर और फूलपुर का उपचुनाव था लोकसभा का, वो भारतीय जनता पार्टी हारी थी, योगी जी की पार्टी हारी थी, योगी जी की सीट थी, एक तो डिप्टी सीएम है उनकी सीट थी। हमने तो नहीं कहा था कि ये भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हार गई हैं। आज आप ये कह रहे हैं कि आज उनकी जो काम है, विकास के काम है, उन पे मोहर लग गई है। जब 2017 में गोरखपुर और फूलपुर हारे थे तब क्या हुआ था, तब किस कामों पे मोहर लगी। देखिए ये चुनाव है, लोकसभा का उपचुनाव है, क्षेत्रीय समीकरण है, क्षेत्रीय समस्याएं हैं, या जो टिकट का बंटवारा है, तो उस वजह से उसके परिणाम प्रभावित हुए हैं। ये कह देना कि देश में जो सरकार है या प्रदेश में सरकार, लेकिन जिन क्षेत्रीय समीकरणों और समस्याओं की बात आप कर रहे हैं उसका दारोमदार भी तो आप ही के कंधों पर था। आजमगढ़ की भी सांसदी आपके पास थी, रामपुर की भी थी, आजमगढ़ की 10 विधानसभा सीटें आपके पास हैं और रामपुर की 3 विधानसभा सीटें आपके पास हैं। तो इलाके में हो रहे कामकाज और सबकी जिम्मेदारी भी तो आप ही लोगों के कंधों पर थी। शरद त्रिवेदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरद त्रिवेदी जी, एक बार फिर से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग और ये कहा जा रहा है कि वोटर्स को निकलने ही नहीं दिया गया। आजम खान का रिएक्शन आपने सुना होगा, आजम खान का रिएक्शन, मैं आऊंगी आपके पास, एक बार शरद त्रिवेदी से जवाब ले ले। आजम खान ने कहा कि जिस बूथ पर 600 वोटर थे वहां 9 वोट पड़े हैं, वहां मात्र 9 वोट पड़े हैं। तो इस तरह की बातें अब कही जा रही हैं। जो तथ्य और साक्ष्य और एक चीज पेश दी, तो हार का जो ठीकरा किसके सर पे मढ़ना है, इसकी इन्होंने पहले ही तैयारी करी। आपको याद होगा कि जब पिछला चुनाव था उसके घोषित होने से पहले ही इन्होंने कह दिया था कि जो ऑनलाइन कैंपेन के जो सिस्टम इन्होंने इलेक्शन कमीशन ने कहा है वो इनके खिलाफ साजिश है। ईवीएम मशीन बहुत ही अब तो स्टैंडर्ड प्रोसीजर हो गया है कि जब हारते हैं तो ईवीएम मशीन हो जाती है। अभी भी ये समीकरण की बात कर रहे हैं। सरकारी तंत्र का जिस तरह इन्होंने दुरुपयोग किया है, इनको पता है कि सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कैसे किया जाता है। इनको अभी भी लग रहा है कि हमने सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया। अगर हम सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करते तो इनकी इतनी सीटें पिछली बार बढ़ कैसे जाती। ये अगर अपने अंदर झांक के देखें, अपने गिरेबान में झांक के देखें कि क्या नतीजा है। अभी भी ये समीकरण की बात कर रहे हैं हसन साहब, अभी भी वही गलतियां कर रहे हैं जो गलतियां पहले कर रहे थे कि साहब माइनॉरिटी फलाने के साथ जाएगी, ओबीसी फलाने के साथ जाएगा, और ये हम इनको नहीं, लेकिन वो हार स्वीकार कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आत्ममंथन होगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या इसमें देर तो नहीं हो गई है। ये आत्ममंथन का सवाल तब भी उठा था जब असेंबली इलेक्शंस हुए थे। अब 2024 का टारगेट रखकर आप लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उपचुनाव में सीधे तौर पर अखिलेश यादव का ना उतरना, क्योंकि आप वोटों का मार्जिन देखिए, आजमगढ़ में देखिए, तो क्या इसको पाटा जा सकता था। सीनियर लीडरशिप अगर एक्टिवली प्रचार करती, माइनॉरिटीज के बीच में जाती, उनको बताती, क्योंकि आजमगढ़ में भी जो समीकरण बने बताया जा रहा है कि गुड्डू जमाली ने वहां का समीकरण बिगाड़ा है। इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन संजय राणा से भी एक रिएक्शन ले लेते हैं, राजनीतिक विश्लेषक हमारे बीच में। संजय जी, पिछले दिनों जितनी भी चर्चा उपचुनावों को लेकर हुई, आप थे वो लगातार कह रहे थे कि बड़ा उलटफेर हो सकता है, आजमगढ़ रामपुर में बड़ा उलटफेर हो सकता है, कम ना आके समाजवादी पार्टी बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो रही है। तो आपके इस वक्तव्य के पीछे तब क्या वजह थी, और अब आपको लग रहा है कि जो आप इतने दिनों से कहते आ रहे थे, आपका आकलन था, वो सच हुआ है? बिल्कुल सही। देखिए, हम लोग कई बार इस पर डिबेट कर चुके हैं। उसका कारण क्या था कि इनके इंटरनल पॉलिटिक्स और ओवर कॉन्फिडेंस, दो चीजें इनको ले डूबी है। देखिए, पार्टी जब आप चलाते हैं तो पार्टी में सबको लेके चलना पड़ता है, सबके साथ चलना पड़ता है, छोटा बड़ा समाज के सब वर्गों को लेकर चलना पड़ता है। और जब आप टिकट वितरण करते हैं उसमें भी बहुत सोच समझ के वितरण करना चाहिए था। देखिए, पहले इन्होंने एक दलित को टिकट देने की कोशिश की, उसके बाद उसको हटाकर अपने परिवार से देंगे।
देखिए सबको पता है कि 2014 के बाद जब उनके पिता लड़े थे, 2019 में जब अखिलेश लड़े थे, उसके बाद इन्होंने कभी पलट के उस संसदीय क्षेत्र को नहीं देखा, जिससे जनता कहीं ना कहीं क्षुब्ध थी। और आप देखेंगे कि आदित्यनाथ ने जिस तरह से और आर्यगढ़ उसको बोला, कहीं ना कहीं जनता को वो बातें अच्छी लगी। उनको लगा कि ये आजमगढ़ का नाम सिर्फ गुंडागर्दी उसमें क्यों आता है, आजमगढ़ से बहुत अच्छे लोग आते हैं जो कहीं फिल्म इंडस्ट्री में है, बहुत अच्छे पोस्ट पे हैं और एक सामाजिक कार्य में भी लगे हुए हैं, तो क्यों नहीं अच्छे नाम से जाना जाए। तो वो चीजें जनता के रही और भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव को बहुत सीरियसली लिया। देखिए उनके मंत्री हो, चाहे उनके संगठन के लोग हो, चाहे मुख्यमंत्री खुद भी, वो बहुत ही स्ट्रैटेजिकली मूव कर रहे थे। लेकिन समाजवादी पार्टी में ओवर कॉन्फिडेंस था। वो जातिगत समीकरण जो आपका परसेंटेज आपको पता है 26-14 के समीकरण में फंसे हुए थे। और मैं आपको बार बार, हम लोगों ने पहले भी डिबेट किया है कि भारतीय जनता पार्टी आज से नहीं तकरीबन 1-1.5 साल से वर्क कर रही है कि यादव जो वोट बैंक है उसमें कहीं सेंधमारी की जा सके, और उसमें वो सक्सेसफुल हो गए। उन्होंने अगर 5%, 4%, ठीक है, तो ये कई सारे बिंदु हैं जिसको लेकर जानकार मान रहे हैं। ठीक है संजय जी, आपने विस्तार से अपने सारे पॉइंट्स रखे और बताया कि कौन कौन से कारण हो सकते हैं, और सबसे बड़ा कारण जो निकल करके आया, ये सवाल फकरुल जी आपसे 2 महत्वपूर्ण पॉइंट्स निकल करके आए। एक तो ये कि आप लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे, और दूसरा ये कि कैंडिडेचर का बहुत लेट अनाउंस होना, कंफ्यूजन बरकरार रखना कि पहले डिंपल यादव लड़ेंगी, नहीं लड़ेंगी, कौन लड़ेगा, फिर जो है धर्मेंद्र यादव को एंड मौके पर बदायूं से यहां पर भेज दिया गया, उसके बाद प्रचार के लिए कोई सीनियर लीडर वहां पर नहीं पहुंचा, केवल और केवल अपने समीकरणों, MY फैक्टर, इसके आधार पर ही आप लोग चुनावी मैदान में रहे। तो इस उपचुनाव से ऐसा तो नहीं है कि आपको नहीं मालूम था कि मैसेज 2024 के लिए भी जाएगा और भाजपा मजबूती से लड़ रही है। देखिए आस्था जी, माननीय आजम साहब समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं, वो गए थे आजमगढ़ प्रचार करने। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नहीं गए थे, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम चुनाव को लेके गंभीर नहीं थे। प्रदेश अध्यक्ष थे, दूसरे कमेटी के लोग आजमगढ़ में भी थे, रामपुर में भी थे। तो देखिए मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि क्षेत्रीय समीकरण थे, क्षेत्रीय गणित थी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी बताए ना कि उनका कितना वोट प्रतिशत 2019 कब तक बढ़ गया। तो 3,60,000 से ज्यादा वोट तो 2019 में भी मिले, क्या वो तो उस आंकड़े पे भी पहुंच पाए। हम इस बात को मानते हैं कि जो बसपा के प्रत्याशी थे उनको वो फाइट बराबर से लड़ गए, तीनों प्रत्याशी जो है आसपास रहे। इसलिए रिजल्ट जो है वो हमारे फेवर में नहीं है और भारतीय जनता पार्टी के फेवर में। लेकिन हम अपनी हार को स्वीकार करते हैं, हमसे जहां पे कमियां रह गई हम उनको निसंदेह दूर करेंगे, चाहे वो आजमगढ़ की बात हो या रामपुर की बात हो। लेकिन हमने इस चुनाव को पूरी गंभीरता से लड़ा था, कहीं कमियां रह गई उन कमियों को दूर करेंगे। अब बहुत ज्यादा इस बात को लेके ये कहना कि 2024 में कोई बहुत बड़ा संदेश जाएगा, मैं नहीं समझता कि कोई बहुत बड़ा संदेश जाने वाला है, क्योंकि आजमगढ़ और रामपुर की सीट हम 2024 में फिर से जीतने वाले। देखिए, बड़ा संदेश तो फकरुल जी ये भी अब भाजपा कह रही है कि अब समाजवादी पार्टी किस मुंह से खुद को माइनॉरिटीज का रहनुमा बताएगी। आप देखिए, रामपुर में भी सबसे ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है, आजमगढ़ में भी सबसे ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है, वहां पर यादव हैं, यहां पर जाटव वोटर्स हैं। या खैर बसपा ने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा था मैदान में। तो ऐसे में अब आप देखिए कि जितनी भी पोलिंग हुई और आप वोटों का मार्जिन उठा करके देखिए, तो ये मान के चल रही है बीजेपी कि लोगों ने उस लाभार्थी वर्ग को ध्यान में रखकर वोट दिया है, सरकारी योजनाओं और उसकी नीतियों पर मुहर लगाई और वो जाति धर्म से ऊपर उठकर है। तो अब आप बताइए, ये जो MY फैक्टर या मुस्लिम दलित फैक्टर, इसकी जो बातें हुआ करती थी इस उपचुनाव में, ये इंद्रजाल भी टूटा है। देखिए बिल्कुल नहीं टूटा है, आप कहने को कह सकते हैं, लेकिन आप कहिए कि उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे प्रदेशों से जाति राजनीति समाप्त हो जाएगी, ये जाति राजनीति नहीं होगी, तो मैं इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं। बिल्कुल उत्तर प्रदेश और बिहार से अभी फिलहाल जाति राजनीति समाप्त होने वाली नहीं है। जाति पे वोट पड़ते हैं और वो जाति समीकरण टूट गए कि हम बहुत समय से जब से भारतीय जनता पार्टी आई है उनकी एक नीति रही है, वो हमेशा से, चाहे वो 2014 से अब तक बहुत बार इस बात को कह चुके हैं कि जाति समीकरण टूट गए, लेकिन कहीं टूटता नजर मुझे नहीं आता है। जो उत्तर प्रदेश में जाति समीकरण से ही वोट पड़ते हैं, आज हार और जीत वो प्रत्याशियों पे भी तय होती है कि प्रत्याशी किस पार्टी ने किसको दिया है। और आजमगढ़ के जो समीकरण है वो क्षेत्रीय गणित है, उसके वजह से ही जो परिणाम है वो दूसरा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत 2019 से कोई बहुत ज्यादा बढ़ा नहीं। ठीक है,
ठीक है, चलिए, तो समाजवादी पार्टी के लिए आत्ममंथन का दौर है, इस बात को आप स्वीकार करते हैं और अब मिशन 2024 में जुटना है तो पार्टी के अंदर ही नहीं, पार्टी के बाहर भी अपनी सियासी जमीन को और मजबूत करना होगा। साजन कुमार सिंह भी हमारे साथ बसपा प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। माफ कीजिए साजन जी, मैं आपके पास सबसे देरी से आ रही हूं, लेकिन आज के नतीजों की बात करें तो आपको बीजेपी की जीत का एक तरीके से पहले आपको बी टीम कहा जा रहा था कि आपने रामपुर में तो कैंडिडेट ही नहीं उतारा और आजमगढ़ में गुड्डू जमाली ने वोटों में सेंध लगा के धर्मेंद्र यादव का नुकसान कर दिया। तो भाजपा की जीत में आपका भी शेयर माना जा रहा है और सपा का हर नेता ये भी कोट कर रहा है कि आपने जिस तरह से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू है एनडीए की, बहन जी ने उनको सपोर्ट किया, तो आप खुले तौर पे कह रहे हैं कि आप तो भाजपा की बी टीम की तरह काम कर रहे हैं और यहाँ सपा का खेल बिगाड़ने में भी आप ही का हाथ है। आस्था जी, एक तिलिस्म बुना था एक राजनीतिक दल ने, वो तिलिस्म आज टूट गया। जो जिस समुदाय को अपना पॉकेट का वोट समझते थे वो भी बिखर गया। कम से कम इस चुनाव ने एक मैसेज तो जरूर दिया है कि अल्पसंख्यक समुदाय को ये समझने की जरूरत है, जैसा भंजे ने भी आज प्रेस नोट में कहा है कि समाजवादी पार्टी तो भाजपा को हरा नहीं सकती है, इसलिए बसपा ये जो सिद्धांतों से अपने विकास की राजनीति, समावेशी विकास की राजनीति से आगे 2024 के चुनाव में कम से कम ये मैसेज जरूर दे, अल्पसंख्यक समुदाय समझ ले कि बसपा ही भाजपा को हरा सकती है। रही बात, अगर ये आक्षेप लगा रहे हैं कि बसपा की वजह से ये आजमगढ़ हार गए तो रामपुर क्यों नहीं जीत गए, अपना कुनवा संभाले नहीं संभलता है। और अखिलेश यादव जी, मैंने कल भी आपके चैनल पे कहा था कि अखिलेश यादव जी अपने उस सर के ऊपर में ठिकरा फोड़ना नहीं चाहते थे, हार का तो मान चुके थे, आए नहीं थे, लेकिन बच नहीं सकते हैं। जैसे 2 बजे अपना पार्टी दफ्तर छोड़ करके वो घर चले गए, इससे साफ जाहिर होता है हताशा व्यक्त होती है समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी का कुनवा बिखर रहा है, समाजवादी पार्टी इनविंसिबल नहीं है, समाजवादी पार्टी भाजपा को हरा नहीं सकती है। समाजवादी पार्टी अपने जो समीकरण है, जातीय समीकरण और धर्म विषय का समीकरण जोड़ करके चल रही है पॉकेट में, उसके बिना पे वो सत्ता उत्तर प्रदेश की ना हासिल कर सकती है न। ठीक है, ये जो आरोपों की झड़ी आपने लगा दी है समाजवादी पार्टी पर, हमारे साथ फखरुल हसन जी है। फखरुल जी, बसपा कह रही है कि पार्टी भी बिखर रही है, वोट बैंक भी छिटक रहा है और परंपरागत वोटर जिसको आप मान करके चलते थे वो भी आपका साथ छोड़ रहा है। देखिए, मैं तो बस इतना कहना चाहूंगा बसपा के अपने मित्र से कि साथी, आपने 2022 में देखा था कि एक प्रत्याशी जो जीता है वो अपने व्यक्तिगत कारणों से जीता है, बसपा की नीतियों से, वो बसपा के वोट बैंक नहीं जीता जो बलिया से जीता था। और आज जो गुड्डू जमाली जो आजमगढ़ में चुनाव लड़ रहे थे, अगर आपको ये गलतफहमी है कि वो बसपा का वोट है, वो हार गए ना, विधानसभा भी हारे, दोनों उपचुनाव भी हार गए। जाकर के समीक्षा करिए, हार का समीक्षा करिए, आपके लिए उचित होगा आगे के लिए, आगे की राजनीति के लिए। गुंडई राजनीति बर्दाश्त नहीं कर सकती है उत्तर प्रदेश, बात पूरी होने दे। उत्तर प्रदेश की जनता ने स्थापित कर दिया। गुंडई कहलाती है बीच में बोलना, अरे गुंडई कहलाती है बीच में बोलना। सुनिए, गुड्डू जमाली अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे लीडर हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और उनका व्यक्तिगत वोट है, वो व्यक्तिगत रूप से वहां पे आजमगढ़ में काम भी करते हैं, इससे भी हमें इनकार नहीं है। और इसलिए ये कहना कि बसपा कोई बहुत बड़ा चमत्कार करने जा रही, तो ना आपने ना बलिया में कोई चमत्कार किया था और ना कोई आजमगढ़ में आपने चमत्कार किया है। वो दोनों प्रत्याशी व्यक्तिगत कारणों से वोट लेके आए हैं, इस पोजीशन में है। तो बसपा को बहुत ज्यादा अपनी पीठ थपथपाने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आप विलिप्त हो चुके हैं, आपको अब कोई पूछता नहीं है, आप अछूत हो चुके हो। ठीक है साजन जी, फखरुल जी, ठीक है, आप दोनों ने अपनी अपनी बात रखी, आरोप प्रत्यारोप मत करिए, ये आत्ममंथन का दौर है। हमारे साथ अरविंद यादव भी जुड़े हुए हैं, प्रसपा के प्रवक्ता। अरविंद यादव जी, इससे पहले शिवपाल यादव ने कहा था कि मैं तो इंतजार करता रहा कि कोई मुझे बुलाए, कोई जिम्मेदारी सौंपे। चुनाव प्रचार से खुद तो दूर रहे अखिलेश यादव, डिंपल यादव भी नहीं आई, शिवपाल यादव का भी इस तरह बयान आया कि भाई मैं इंतजार कर रहा था कि कोई मुझे बुलाए। तो 2022 का जो विधानसभा चुनाव था वो सपा ने शिवपाल यादव के साथ मिलकर के लड़ा था, लेकिन अब उपचुनाव से शिवपाल यादव भी दूर रहे, खुद अखिलेश यादव भी दूर रहे। रामपुर का चुनाव आजम खान के भरोसे छोड़ दिया गया और आजमगढ़ का चुनाव धर्मेंद्र यादव के भरोसे छोड़ दिया गया। तो आपको लग रहा है कि 2024 के लिए अब कोई नया समीकरण बन के तैयार हो सकता है? क्योंकि साथ भी मिलकर लड़ करके देख लिया, अलग अलग लड़ करके भी देख लिया, अब क्या किसी नए मोर्चे की आहट उत्तर प्रदेश की सियासत में हो सकती है क्या? आस्था जी, देखिए सच ये है, कहना नहीं चाहिए, मैं पुनः वही बात कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से वरिष्ठ समाजवादी नेताओं का अपमान करना जानती है। समाजवादी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व एकला चलो नीति के ऊपर कार्य कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी अपने आप को स्वयं कहती है
कि हमारी पार्टी प्रैक्टिकल कर रही है, यानी कि प्रयोगशाला पार्टी बन के रह गई है। समाजवादी पार्टी न जाने 2014 के बाद जिस तरीके से शीर्ष नेतृत्व ने अपने कमान में पूरी पार्टी को हाईजैक किया और जिस तरीके से अपने ही नेताओं, अपने ही पदाधिकारी, अपने ही कार्यकर्ताओं का अपमान करना शुरू किया, उसके बाद आज तक हश्र देखिए। माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी की जब से उपेक्षा हुई है, जब से साइडलाइन किया गया, उसके बाद आप देख लीजिए कि एक भी चुनाव ये जीत नहीं पाए। दूसरी बात मैं कहूं आजमगढ़ की, मैं पूछता हूं कि समाजवादी पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब वहां मौजूदा सांसद थे 22 विधानसभा चुनाव के पहले, तो क्या आप वहां के चुनाव कैंपेन में नहीं जा सकते थे? वहां के लोगों को आप नहीं बातें कर सकते थे? बिल्कुल करना चाहिए था और जाना चाहिए था। लेकिन सच ये है कि कहीं ना कहीं आरोप न लग जाए। और रही बात माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी की, तो उन्होंने सच कहा है कि वो इंतजार करते रह गए कि मुझे बुलाया जाएगा, पूछा जाएगा। तो जब प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को नहीं पूछा जाएगा तो कोई क्यों जाएगा चुनाव में? दूसरी बात आस्था जी, मैं कहता हूं कि आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी जब नेताजी के चुनाव में थे तो आप देख लीजिए मोदी लहर में परिणाम क्या था और आज देख लीजिए परिणाम क्या है। आजमगढ़ और रामपुर दोनों जगह आप देख लीजिए। तो कहीं ना कहीं जो एकला चलो नीति है समाजवादी पार्टी की, ये समाजवादी पार्टी का परिणाम का हस्त यहीं से है। आप किसी जात के, किसी मजहब के, किसी वर्ग के नेता को अधिकार क्षेत्र नहीं देना चाहते, उससे कैंपेन नहीं कराना चाहते। और दुख तो तब होती है जब समाजवादी पार्टी हार के बाद भी समीक्षा करना नहीं चाहती कि किन कारणों से चुनाव हार रहे हैं, किन वजहों से चुनाव हार रहे हैं, कौन ऐसी प्रबंधन कमेटी है, कौन ऐसी सोशल इंजीनियरिंग है कि आप बार बार चुनाव हार रहे हैं लेकिन आप कभी भी समीक्षा नहीं कर रहे हैं। यही दुर्भाग्य है समाजवादी पार्टी का और इसी की देन है कि समाजवादी आंदोलन। फखरुल जी इस बात का जवाब देंगे। फखरुल जी आप अपनी रणनीति कई तरह से बदल के देख चुके हैं। ठीक है अरविंद जी, आपने अपने पॉइंट्स को रखा। अरविंद जी ठीक है। फखरुल जी से अब ये सवाल है कि फखरुल जी आप कई तरह के प्रयोग करके देख चुके हैं। आपने कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, आपने बसपा से हाथ मिलाया, बहन जी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ा। उसमें विधानसभा चुनाव की बात करें तो आपने जयंत चौधरी की पार्टी से टाई अप किया। अपने ही पार्टी के अंदर जो तमाम वरिष्ठ नेता थे उनकी नाराजगियां भी खुलकर सामने आई। हालांकि विधानसभा चुनाव में आप उनको साथ लेकर चले, लेकिन चुनाव नतीजों के बाद जो घर के झगड़े थे, जो अंतर्द्वंद था, वो खुल करके सामने आ गया। आपने जिन छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन किया वो भी एक एक करके या तो आपको नसीहतें देती नजर आती हैं या आपका साथ छोड़ देती हैं। तो आप बताइए, ये आपके लिए दोहरे मोर्चे पे बहुत बड़ा चैलेंज है। आस्था जी पहली बात तो ये कि आदरणीय शिवपाल यादव जी, उनका एक राजनीतिक दल है, वो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रसपा के जो प्रवक्ता हैं उनका दर्द मैं समझ सकता हूं। तो वो दर्द अपना बयां कर रहे थे। मुझे उनकी सोच पे बहुत हंसी आती है जब वो बार बार 2014 की लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं। वो भूल जाते हैं कि आदरणीय नेताजी वो इस देश के बहुत बड़े। फखरुल जी सुनिए, सच्चाई ये है ना कि हमारे सोच पे आपको हंसना है, आप लोग अपने कर्मों पे हंसिए। हमारे मैं हंस लूंगा, अब आप सुन लीजिए, मैं हंस लूंगा बहुत देर आपका। अरे भाई इतनी देर प्रवचन सुना भाई। अपने सिंबल पे चुनाव लड़वाते हैं, अपने सिंबल पे जाके प्रचार करवाते हैं और फिर हमें कह देते हैं कि आप तो है ही नहीं। एक एक करके नहीं देखिए, हंसिए मत एक दूसरे पर। ये हंसी का वक्त बिल्कुल नहीं है, ये गंभीरता का वक्त है, ये आत्मचिंतन का वक्त है। और कम से कम समाजवादी पार्टी के लिए तो ये बहुत गंभीर वक्त है। मुझे नहीं लगता नसीहतें देना आसान है। नाराज होते हैं। ठीक है, हार जीत चुनाव में होती रहती है, हार जीत चुनाव में होती रहती है, लेकिन उस हार का जो मंथन है वो ईमानदारी से होना चाहिए और हकीकत की परिपाटी को एक्सेप्ट करना चाहिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आजमगढ़ और रामपुर दोनों ही जगह पर कमल खिल चुका है। समाजवादी पार्टी की हार हुई है आजमगढ़ में भी और रामपुर में भी, और भाजपा कह रही है कि इससे बड़ा संदेश हम 2024 के लिए अभी से लेकर चल रहे हैं और उत्तर प्रदेश से 80 की 80 जो सीटें हैं लोकसभा की वो भी हम ही जीतेंगे। लेकिन दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के नेता है वो अब भी चुनाव में गड़बड़ी या फिर हेरफेर के आरोप लगा रहे हैं। हालांकि हार वो स्वीकार कर रहे हैं लेकिन फिर भी प्रशासन को और सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। महाबहस में इतना ही, लेकिन आज जिस तरह जीत भाजपा की हुई है रामपुर और आजमगढ़ में,
उस पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने क्या कुछ कहा है वो सुनवा देते हैं। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक विजय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं उनकी अगुवाई में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार की गरीब कल्याण नीतियों पर जनता के विश्वास का प्रतीक है। भारतीय जनता पार्टी ने ये दोनों सीटें बड़े अंतर से समाजवादी पार्टी से हासिल की है। उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा बढ़ी है, अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई हुई है और कानून का राज स्थापित है। भाजपा की डबल इंजन वाली योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उत्तर प्रदेश को भय मुक्त प्रदेश बनाया है। जो माफिया कभी पहले दंदनाते घूमते रहते थे वे आज जेल की हवा खा रहे हैं। जो भय का वातावरण बनाते थे वे आज खुद भयभीत हैं और विकास की योजनाएं घर घर पहुंच रही हैं। तो जेपी नड्डा को आप सुन रहे थे। भाजपा की जीत के लिए वो कौन से अहम फैक्टर्स रहे, किस दिशा में भाजपा ने काम किया, उसको एक बार फिर से दोहराया बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने। आगे की खबरों के लिए आप सीधे आपको स्टूडियो लिए चलते हैं मेरे सहयोगी अमित के पास।